हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पे। तो दोस्तों, आज बिहार में विधानसभा का एएसओ का जो पेपर हुआ उसी का पेपर का एनालिसिस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बिहार में विधानसभा एएसओ का जो आज पेपर हुआ था 20 तारीख को, उसी का पेपर का एनालिसिस देखते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है, कौन सा नदी है? सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुश्रुत हो जाएगा, सुश्रुत। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और अगले लाइन में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यानी इधर से इधर जाएगा और अगला लाइन जब जाएगा तो दाएं से बाएं से दाएं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ठीक है, इसमें हम जो भी क्वेश्चन सही होगा उसी का आंसर बताएंगे, जिसका नहीं जानकारी होगा उसको हम पेंडिंग में छोड़ देंगे ताकि आप लोग खुद भी सर्च करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा मास्की या गुर्जरा का अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो देखिए, व्यापारियों का निगम को मणिग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिग्राम कहा जाता है। तो इसका आंसर ये दूसरा मार दिया है तो ये गलत होगा, इसका आंसर मणिग्राम हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैनुल आबदीन जो थे ये कश्मीर के अकबर कहे जाते थे। हालांकि ये भी धार्मिक सहिष्णु थे, लेकिन इनको जगत गुरु का उपाधि नहीं मिला था। जगत गुरु का उपाधि किसे मिला था? इब्राहिम आदिल शाह को। अगला क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो किसके समय में किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। चंगेज खां मंगोलों पर आक्रमण भारत में कब किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के हम्पी में है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, क्योंकि 1600 में अकबर जिंदा था और 1600 में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और जहांगीर के समय में 1608 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। हालांकि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित लग रहा है तो उसको देख लीजिएगा। अगला कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? तो इसका आंसर बहादुर शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह हो जाएगा। सारा क्वेश्चन हमने किताब से देख लिया। जो मैं बताऊंगा कन्फर्म आंसर उसका किताब से मैंने देख के बता रहा हूँ। ठीक है, और जिसका मैं अगर विवादित कर दूँ इसका मतलब यह है कि वो थोड़ा क्वेश्चन नहीं सर्च हो पा रहा था तो उससे मैं जल्दी से छोड़ दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो कर्नल सलीमैन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नल सलीमैन। अगला है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला अंग्रेज कौन था? चार्ल्स विल्किंसन था। अगला क्वेश्चन, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलाने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये अवध कॉमर्शियल बैंक था। यानी अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ठीक है, ये भारत में स्थापित पहला बैंक था भारतीयों द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए, आप जानते होंगे झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ से प्रभावित था। चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं था। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। अगला, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? यानी किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया? तो रिपन ने हटाया था, क्योंकि लिप्टन ने लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिप्टन ने लागू किया और रिपन ने हटा दिया। अगला क्वेश्चन है बिली जो है क्या है? तो बिली जो है ऑस्ट्रेलिया का एक हवा है। बिली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? एक हवा है।
यहाँ दिया है कि उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी हवा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है। तो इसका आंसर नहीं मिल पाए तो इसका आंसर देख लीजिएगा या इसको पेंडिंग में रखिए, बाद में बताया जाएगा, या कमेंट बॉक्स में आपको जानकारी है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से, पठन में अचानक जो गिरावट होता है तो कौन सा मौसम इंगित करता है। तो अगर अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो उसका मतलब क्या हुआ, तूफानी मौसम हुआ। क्या हुआ, तूफानी मौसम, यानी अचानक गिर गया तो तूफानी मौसम। अगला है कि क्वार्टाजाइट कयांत्रित होता है। तो क्वार्टाजाइट किससे कयांत्रित होता है, तो ये बलुआ पत्थर से कयांत्रित होकर जो है क्वार्टाजाइट बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटीना गर्त है। तो इसका आंसर आप सर्च कर लीजिएगा, इसका आंसर हम नहीं देख पाए हैं वीडियो बनाने तक, बाद में देख के हम बता देंगे, इसे मेंशन कर देंगे। आगे, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिकतम है। इसका आंसर भी हम नहीं देख पाए हैं। अगला है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सा राज्य में अवस्थित है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है, तो राजस्थान में राज्य में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ है, राजस्थान में है। अगला है, ओंकारेश्वर परियोजना जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह कौन सा है। तो किसके अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको आंसर अगर हम गलत बता रहे हैं, हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका सही आंसर बताएं ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी पता चले। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्षता यानी न्यूनतम जल ग्रहण क्षमता वाला फसल है। तो इसका आंसर गन्ना हो जाएगा। अगला है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को दिया गया था, यानी वायसराय को दिया गया था। तो उस समय कौन था, गवर्नर जनरल था। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो धन का जो है केंद्रीकरण वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। ठीक है। धन का केंद्रीकरण जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित संगठनों और निकायों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा संगठन जो है संवैधानिक निकाय है। ठीक है। तो संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है, तो संवैधानिक निकाय में हो जाएगा पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय विधि आयोग, ये दोनों संवैधानिक निकाय है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन में माना गया था। पहला संविधान संशोधन में क्या माना गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो पहला संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत में नहीं आता था। तो पंचशील सिद्धांत में जो है कौन कौन सा नहीं आता, कौन नहीं आता था, तो गुट निरपेक्ष नहीं आता था। इसमें शांतिमूल अस्तित्व था, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान भी था, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के पारस्परिक गैर हस्तक्षेप था। तो गुट निरपेक्ष का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीट किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है। एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीट का किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो केवल राज्यसभा में होता है। कहाँ होता है, केवल राज्यसभा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से, भारत की सिंचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, यानी किसका अनुमति अनिवार्य है। तो भारत की संसद की। भारत का संचित निधि से धन निकालना है तो संसद ही निकाल सकता है, इसका अनुमति अनिवार्य है। और वहीं आकस्मिक निधि हो जाएगा तो राष्ट्रपति का अनिवार्य हो जाएगा अनुमति देना। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, संसद में है। न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसमें संख्या वृद्धि कौन करेगा, संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है।
तो इसका संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा 4। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसमें आता है? ऑप्शन नंबर 4 इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता का है। किसका है? कोलकाता का है। सही आंसर कोलकाता हो जाएगा। अगला, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को। कोई भी विदेशी नागरिक को व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। तमिलनाडु की सविता श्रीवास्तव भारत की महिला ग्रैंड मास्टर कौन सी नंबर की है? तो ये 25वां नंबर का है। सविता श्रीवास्तव भारत की महिला ग्रैंड मास्टर है, 25 नंबर का है। अगला, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करेगा? तो अवतल लेंस की भांति काम करेगा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करेगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 थीटा। घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः यानी घरेलू में जो विद्युत वायरिंग होता है वो किस क्रम में होता है? तो समांतर क्रम में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? आवृत्ति मॉड्यूलन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति मॉड्यूलन। आगे है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, तो इस पदार्थ का 3/4 का क्षय होने का समय कितना लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 महीना। ऑप्शन नंबर 3 8 महीना। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेद कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। ऑप्शन नंबर 4 क्रूक्स कांच। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो इसका आंसर नहीं पता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी हम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे अगर पता चलेगा तो। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो मिश्रित उर्वरक का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है? तो NPK। कौन सा है? NPK। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 NPK। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? शकरकंद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है शकरकंद। अगला, निम्नलिखित में से कौन से एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचार्य है? तो इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर नहीं देख पाए हम। अगला, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है, तो इसका आंसर भी हम नहीं देख पाए हैं। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो रक्त का स्कंदन यानी कि ब्लड जमने नहीं देता है हीमोफीलिया में। अगला, जब चींटियाँ काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ ये जीके जीएस का 55 क्वेश्चन था, ठीक है। जीके जीएस का 55 क्वेश्चन हमने देखा। दूसरे वीडियो में हम मैथ का क्वेश्चन भी देखने का प्रयास करेंगे और सारा क्वेश्चन हम देखेंगे, पूरा जो मैथ का होगा 1 से जो 56 नंबर से लेकर 100 नंबर तक। तो ये बिहार विधानसभा ASO का पेपर था आज का, इसी का हमने जीके जीएस का डिस्कशन किया। तो जो भी क्वेश्चन, अगर हम कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत बताए हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को पता चले, सही पता चले। बाकी हम भी इसको सर्च करके मेंशन कर देंगे।